सेंट ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास के बाद जो मध्य युग के विचारक थे, अब हम आधुनिक युग की तरफ चलते हैं। आधुनिक युग राजनीति दर्शन में या राजनीतिक विचारों में आधुनिक युग की शुरुआत निकोलो मैकियावेली के विचारों से मानी जाती है। इसीलिए मैकियावेली को प्रथम आधुनिक विचारक भी कहा जाता है और इसको पहला आधुनिक वैज्ञानिक विचारक भी कहा जाता है। पहला वैज्ञानिक विचारक हम एरिस्टोटल को बोलते हैं और आधुनिक वैज्ञानिक विचारक हम निकोलो मैकियावेली को बोलते हैं। मैकियावेली के विचारों के बहुत लोग प्रशंसक हैं, बहुत लोग उसके आलोचक हैं। इसकी आलोचना भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसने जिस राज्य का समर्थन किया या जिस अनैतिक कार्यों को भी राज्य के लिए या प्रिंस के लिए इसने अलाउड किया, उनके आधार पर इनके विचारों को ये माना जाता है कि इसने अनैतिक विचारों को बढ़ावा दिया है, समर्थन दिया है। तो हम निकोलो मैकियावेली के बारे में देखते हैं कि क्या क्या उसने विचार दिए ह्यूमन नेचर के बारे में, राज्य के बारे में। इसने कुछ सजेशंस प्रिंस को दी थी कि शासक कैसा होना चाहिए, कैसे उसका अपना शासन करना चाहिए और क्यों इसको आधुनिक विचारकों की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इसमें। इसके पहले पार्ट में हम इसके जीवन के बारे में या जिन जिन से प्रभावित रहा उसके बारे में या ह्यूमन नेचर के बारे में या मोरलिटी के बारे में इसके क्या विचार थे, उनको डिस्कस हम करेंगे। मैकियावेली का जन्म फ्लोरेंस में हुआ था, जो कि इटली का एक नगर है, 1469 में। उसके पिता एक जूरिस्ट थे। ये न तो ज़्यादा अमीर परिवार से था न एरिस्टोक्रेट फैमिली से था, लेकिन इनकी परिवार जो है उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी और शासन से भी इनके संबंध यानी कि सत्ता से संबंध इनके थे। सत्ता में या राजनीतिक कार्यों में मैकियावेली की भागीदारी रहती थी। उसने सेक्रेटरी ऑफ चांसलरी के रूप में गवर्नमेंट को ज्वाइन किया था, जिसमें उसने कई जगह पर राजनयिक के रूप में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और युद्ध संबंधी मामलों की भी इसको अनुभव हुआ। तो राजनयिक मामलों के या कूटनीतिक मामलों की इसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था और उसी एक्सपीरियंस के आधार पर इसने अपने विचार रखे हैं। इसके जो भी विचार हैं वो एक्सपीरियंस से ज़्यादा डेवलप हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीति की वास्तविकता को बताना था कि वास्तव में एक मजबूत राज्य कैसे बनाया जाता है या शासन कैसे चलाया जाता है। शासन के सिद्धांत या पॉलिटिकल थ्योरी देने में इसकी इतनी रुचि नहीं थी। उसने डिपार्टमेंट ऑफ वार इंटीरियर का मौका मिला खुद को हैंडल करने का और डिप्लोमेटिक कॉरस्पॉन्डेंस जितने भी होते थे वो उसके माध्यम से जाते थे, जिससे उनको ज्ञान होता था कि कैसे राजा हैं जो शासक हो शासन करते हैं। लेकिन फिर बाद में देखेंगे कि उसकी जॉब भी चली गई थी और उसको कॉन्स्पिरेसी के चार्ज में इसको जेल में भी डाल दिया गया था, लेकिन फिर इसको एक माफ़ी दे दी गई थी और उसको बाहर निकाल दिया गया था जल्दी। अब मैकियावेली के विचारों को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी कि उस टाइम पर हालात कैसे थे। मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है, यानी कि अपनी परिस्थितियों का, जिन परिस्थितियों में वो था या उसका देश था जिस परिस्थिति में, उनका उस पर बहुत गहरा प्रभाव था। हालांकि ये तो हर एक विचारक पर प्रभाव पड़ता है परिस्थितियों का। आगे भी हम देखेंगे जो विचार जैसी परिस्थितियों में पलता बढ़ता है उसके विचार वैसे ही डेवलप हो जाते हैं। तो मैकियावेली जिस टाइम पर हुआ उस टाइम की महत्वपूर्ण घटनाएं, एक तो पुनर्जागरण का युग शुरू हो चुका था।
पहले जो मध्यकाल में चर्च की सत्ता को ज़्यादा महत्व दिया जाता था और धार्मिक या अलौकिक विचारों पर या मुद्दों पर ज़्यादा चर्चा होती थी और सांसारिक मुद्दों को क्षीण माना जाता था, उन पर चर्चा नहीं की जाती थी, डिस्कशन नहीं किया जाता था और राज्य को एक स्वतंत्र सत्ता का प्रावधान नहीं था। तो जब पुनर्जागरण आया तो धीरे धीरे उस टाइम पर चर्च की सत्ता क्षीण हो रही थी, ख़त्म हो रही थी और राज्य एक शक्तिशाली इंस्टीट्यूशन के रूप में उभर रहे थे। पुनर्जागरण सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में, न्याय कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, हर जगह के क्षेत्र में पुनर्जागरण आया। और जो ग्रीक आइडियोलॉजी थी, जो पहले प्लेटो एरिस्टोटल की थी, जो मध्य युग में जिसको दबा दिया गया था या भुला दिया गया था, वो विचार दोबारा से उभरने लगे। दोबारा से चर्च या प्रभु या भगवान डिस्कशन के केंद्र ना बनकर अब व्यक्ति और उसके जो सांसारिक काम थे उनका अध्ययन किया जाने लगा, उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाने लगा। उस टाइम पर कई घटनाएं थी। कुस्तुतुनिया पर तुर्कों ने हमला कर दिया तो वहाँ के जो विचारक थे वो भागकर यूनानी विचारक यहाँ पर इटली में आए और अपने साथ वो पांडुलिपि जो एरिस्टोटल और प्लेटो की थी और जो ग्रीक विचारक थे उनके अपने साथ लेकर आए। तो उन विचारों को पढ़ने का मौका इटली वासियों को मिला और उनको दोबारा से उन पर डिस्कशन होना शुरू हो गया। इसके अलावा पुनर्जागरण के युग में तो जो प्रभाव हर एक क्षेत्र पर पड़ा था वो मैकियावेली पर भी पड़ा था और मैकियावेली ने धर्म और राजनीति को फिर अलग कर दिया था और राज्य को एक मजबूत संस्था के रूप में उभारने की वकालत की थी। इसके अलावा जिन चीज़ों का और प्रभाव पड़ा एरिस्टोटल पर, मैकियावेली पर, वो था कि उस टाइम की जो इटली था वो छिन्न भिन्न था। इटली की स्थिति जो थी वो कमज़ोर थी और जबकि और राज्य जो थे, इंग्लैंड था, स्पेन था, फ्रांस था, वो एक राष्ट्र राज्य के रूप में मजबूती से उभर चुके थे। तो मैकियावेली के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य था इटली का यूनिफिकेशन करना, इटली को यूनाइट करना, उसको एक मजबूत साम्राज्य के रूप में, मजबूत राज्य के रूप में उसको उभारना। और इसके लिए उसने एक मोनार्क की वकालत की थी। एक मजबूत शासक होना चाहिए जो इटली का एकीकरण कर सके और इटली के में फैली हुई जो अव्यवस्था थी उसको समाप्त कर सके। तो ये सारे विचार उसकी परिस्थितियों से प्रभावित थे मैकियावेली के। और उसका पर्सनल एक्सपीरियंस था जो सारी घटनाओं में वो रहा, राजनीतिक पदों पर रहा। फ्रांस में, ब्रिटेन में उसको राजनीति के रूप में जो जाने का मौका मिलता था तो उनको देखा भी कितनी अच्छी शासन व्यवस्था वहाँ पर है, क्योंकि वहाँ पर मोनार्की है, तो इसलिए इसने मोनार्की का भी समर्थन किया था। 2 किताबों का नाम मुख्य रूप से आता है एरिस्टोटल की, हालांकि कुछ और भी किताबें उसने लिखी थी जैसे वेलफोगर, द आर्ट ऑफ वॉर और हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस लिखी थी। लेकिन जो महत्वपूर्ण जो किताबों का नाम आता है उसका एक तो प्रिंस और एक डिस्कोर्स या डिस्कोर्सेज ऑन लेवी। ये दोनों 1511 में और 1521 में, लेकिन दोनों इसके मरने के बाद 1531-32 में ये पब्लिश हो पाई थी। प्रिंस के विचारों के आधार पर ही मुख्य रूप से मैकियावेली का मूल्यांकन किया जाता है, क्योंकि इसमें उसने जो अनैतिकता का समर्थन किया था, जो राज्य को अनैतिक तरीके अपनाने की छूट दी थी शासन को बनाए रखने के लिए या जनता पर कंट्रोल रखने के लिए, उन्हीं के आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाता है और इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना भी की जाती है। शेक्सपियर जैसे विचार को इसको मर्डरस, एक हत्यारा मैकियावेली के नाम से संबोधित करते हैं, जिसने हत्याओं को भी जस्टिफाई करने की कोशिश की थी। उसमें ये मोनार्की को सपोर्ट करता है और डिस्कोर्सेज जो उसके बाद के विचार उसमें रिपब्लिक को सपोर्ट करता है। हालांकि ये कहता है कि मोनार्की या रिपब्लिक कैसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए ये जनता के चरित्र पर, कैरेक्टर पर डिपेंड करती है। यदि वहाँ की जनता सच्चरित्र है, सद्भाव रखती है, अच्छे गुण उसमें सुशील है,
तो वहाँ पर रिपब्लिक से अच्छी कोई गवर्नमेंट नहीं हो सकती। वो वास्तव में मानता था कि रिपब्लिक अच्छी है, लेकिन यदि जनता अच्छी है, तो जनता यदि अच्छे विचारों की है, वो स्वार्थी नहीं है, झगड़ालू नहीं है, तो ऐसे जगह पर रिपब्लिक जो फॉर्म है गवर्नमेंट की वो सबसे अच्छी है। लेकिन वो देखता कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये ऐसा नहीं है, लोग स्वार्थी हैं, कमज़ोर हैं, कायर हैं या लालची हैं। तो उसमें उसने कहा था फिर ऐसी स्थिति में उनको रेगुलेट करने के लिए, उनके व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए फिर मोनार्की ही बेस्ट फॉर्म है, और इसलिए उसने मोनार्की को सपोर्ट किया था। उसने कहा था कि आइडियल फॉर्म में तो रिपब्लिक अच्छी है, भाई रिपब्लिक होनी चाहिए, गणतंत्र जो हम जिसको आप डेमोक्रेसी भी कह सकते हो, ये सिस्टम होना चाहिए। और प्रैक्टिकल फॉर्म में उसने कहा लेकिन प्रैक्टिकली मोनार्की ठीक है, क्योंकि लोगों का चरित्र उसने एक ऐसा जो वर्णन किया है कि लोग स्वार्थी होते, लालची होते, झगड़ालू होते हैं, तो उसमें उसके लिए कहा कि मोनार्की ही अच्छी है। रूसो ने कहा कि इनके दोनों प्रिंस में और डिस्कोर्सेज में जो विचार है एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। प्रिंस में कुछ कहता है और डिस्कोर्सेज में कुछ कहता है। कुछ विचारक मैकियावेली को अनैतिक मानते हैं कि उन्होंने बिल्कुल अनैतिक विचारों का समर्थन किया है, लेकिन माइकल फोस्टर कहते न तो नैतिक था न अनैतिक था, बस वो तो उसको तो नैतिकता से अनैतिकता कोई ये नहीं है। नैतिकता को यदि नहीं समर्थन करता तो अनैतिकता को भी समर्थन नहीं करता, वो तो न्यूट्रल था, मोरली न्यूट्रल था। क्विंटिन स्किनर भी कहते हैं कि मोनार्की उसने लास्ट रिजॉर्ट के रूप में, मोनार्की उसकी चॉइस नहीं थी, मोनार्की को पसंद नहीं करता था, लेकिन मोनार्की को प्रैक्टिकली सूटेबल मानता था कि ऐसी स्थिति में, खासकर जो उस टाइम पर इटली की स्थिति थी, उस स्थिति में उसको ये लगा कि मोनार्की ही बेटर है, मोनार्की बेस्ट फॉर्म है। हालांकि ये आरोप भी लगता है और ये कुछ हद तक सही भी हो सकता है कि उसने जो प्रिंस लिखी थी, इसमें प्रिंस को बहुत ज़्यादा अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए कुछ सजेशन दी थी, जो हम आगे पढ़ेंगे कि प्रिंस को कैसे शासन करना चाहिए, उसको मजबूत सेना रखनी चाहिए, उसको लोगों को शक्ति के साथ उनको दबाना चाहिए, उनके विद्रोह को दबाना चाहिए। तो एक किस्म से उस टाइम पे मेडिसी का जो रूल था वो उसको खुश करने के लिए और उसके शासन में पद प्राप्त करने के, उसको ऐसा मिला भी था, उसको खुश भी हुआ था। और बाद में मेडिसिनी फैमिली ने जब इसको जेल की सज़ा हो गई तो इसको रिहा भी कर दिया था उसके केस ने, क्योंकि प्रिंस को जो डिवोट किया है, भाई ये हमने इस राजा को जो मेडिसी के रूल को, लोरेंजो डी मेडिसी को जो इसने समर्पण की थी वो किताब, तो उससे प्रभावित होकर उन्होंने इसकी सज़ा भी माफ़ कर दी। तो ये आरोप भी लगता है कि उसने वो राजा का एक राजा को खुश करने के लिए या उसे पद प्राप्त करने के लिए उसने प्रिंस की रचना की थी। यह आलोचना भी होती रही, कुछ हद तक सही भी हो सकती है, लेकिन उसने कभी भी अपनी ज़िंदगी में जो है एरिस्टोक्रेसी को सपोर्ट नहीं किया था। तो ये मैकियावेली के महत्वपूर्ण रचनाएं थी। मैकियावेली का जो मेथड है, ये मेथड भी मैकियावेली को जो है वो उस श्रेणी में रखता है, इसके जो मेथड है, जो मेथड इसने यूज़ किए वो उसको आधुनिक विचारकों की श्रेणी में रखते हैं। इसने, जैसे हम देखते हैं कि कौन कौन से मेथड इसने यूज़ किए। एक तो इसने पॉलिटिकल बिहेवियर की स्टडी की, यानी कि वास्तविक में थ्योरीज की बात नहीं की, उसने प्रैक्टिकल की बात की, लोगों का वास्तव में व्यवहार कैसा होता है। उसने लोगों के व्यवहार का अध्ययन किया और शासक के भी व्यवहार से संबंधित उसने सुझाव दिए थे। तो जो बिहेवियरलिज्म शुरू हुआ, हम देखते हैं जब भी रिलीजन हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद व्यवहारवाद शुरू हुआ था, तो विलियम ब्लूम कहते हैं कि वो उसका पायनियर जो था मैकियावेली ही था। मैकियावेली ने ही बहुत पहले कह दिया था कि हमें राजनीति में व्यक्ति के या शासक के व्यवहार की स्टडी करनी चाहिए। उसने एथिक्स और पॉलिटिक्स को अलग अलग कर दिया। उसने कहा कि नैतिकता का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, राजनीति नैतिक नियमों के आधार पर नहीं चल सकती। राजा को अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए या जो स्वार्थी लालची लोग हैं उनको व्यवहार को रेगुलेट करने के लिए, कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए उनको अनैतिक नियमों का भी यदि, अनैतिक साधनों का भी यदि उसको सहारा लेना पड़े तो ये गलत
नहीं होगा। तो उसने एथिक्स को अलग कर दिया था, पॉलिटिक्स थे। उसने कह दिया था कि साधन कोई भी हो, यदि साध्य अच्छा है तो उसको प्राप्त करना सही होगा। साध्य साधन की उचितता अपने आप सुनिश्चित कर देते हैं। हालांकि इसमें हम देखते हैं कि महात्मा गांधी और मैकियावेली के विचार बिल्कुल भिन्न थे। महात्मा गांधी कहते थे कि हमारे साधन यदि उचित नहीं होंगे तो हमें साध्य भी हमारा उचित नहीं हो सकता। लेकिन मैकियावेली कह सकता हमें साधनों की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, हमें साध्य देखने, साध्य जैसे है मजबूत राज्य बनाए रखना। तो उसके लिए यदि किसी का खून भी करना पड़े, धोखा भी देना पड़े या झूठ भी बोलना पड़े तो सारी चीज़ें उचित हैं। तो इसलिए उसने उसके विचारों में हम देखते हैं, और इन्हीं विचारों की वजह से मैकियावेली को एक इस वे में उसको माना जाता है, जैसे हिटलर शाही कहते हैं कि जो आदमी तानाशाही रवैया करता है तो उसको कहते हैं हिटलर शाही। तो हिटलर का नाम इस तरह पॉपुलर हो गया। यदि कोई आदमी धूर्त है, धोखेबाजी करता है या चालबाजी करता है तो हम उसको मैकियावेलिज्म के नाम से संबोधित करते हैं कि मैकियावेलियन है, यानी कि जैसे मैकियावेली की सोच है। तो ये नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है और इन्हीं वजह से जुड़ा हुआ जो उसने एथिक्स के बारे में, जो पॉलिटिक्स से अलग करने की जो उसने बात कही है। और उसका सस्टेनेबल आर्गूमेंट विद हिस्टोरिकल इवेंट एंड एक्सपीरियंस, उसने अपने जो भी विचार दिए राजनीति के बारे में, उसने जैसे कहा कि मोनार्की अच्छी चीज़ है, अभी मोनार्की होनी चाहिए एक मजबूत राज्य के लिए। तो उसने इतिहास में जो घटनाएं घटी उसने उदाहरण दिए इतिहास से। देखो भी उस राज्य में, फ्रांस में, ब्रिटेन में या और कहीं जहाँ पर मोनार्क था वो मजबूत था, उसने उस देश की को गठित किया या उस देश को संगठित रखा, या वहाँ के लोगों को सही तरह से रेगुलेट किया, उनके व्यवहार का कानून व्यवस्था अच्छी तरह से स्थापित की। तो उसने अपनी जो, इसलिए उसने कहता कि उसने हिस्टोरिकल मेथड भी अपनाया था। हिस्टोरिकल मेथड उसी को मानते हैं कि हिस्टोरिकल इवेंट्स के आधार पर अपने विचार रखना, इतिहास की घटनाओं को खंगालना, उनको देखना भी ऐसे ऐसे शासन चलता है, उनके आधार पर अपने विचार रखना। हालांकि बहुत से विचारक इसको हिस्टोरिकल मेथड इसके स्वीकार नहीं करते, क्योंकि कई बार विचारक जैसे बाद में मार्क्स पर भी ये आरोप लगा था और मैकियावेली पर भी कि उसने हिस्ट्री को पढ़ के अपने निष्कर्ष नहीं निकाले, बल्कि अपने निष्कर्ष पहले निकाल लिए और फिर हिस्ट्री में जाके कुछ घटनाएं ढूंढी और उन निष्कर्षों को पुष्ट करने की या उनको मजबूत करने की एक लॉजिक स्थापित करने की कोशिश की। तो ये आरोप मैकियावेली पर भी लगते हैं, जो हम इसकी शॉर्टकमिंग्स पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। क्लेम टू अडॉप्ट इंडक्टिव मेथड, वो क्लेम करता है कि उसने इंडक्टिव मेथड अपनाया। इंडक्टिव मेथड एक साइंटिफिक मेथड या आधुनिक मेथड माना जाता है, जिसमें पर्टिकुलर टू जनरल, पहले विशेष घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और विशेष घटनाओं के आधार पर एक सामान्य निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं। इंडक्टिव मेथड का जिक्र हमने एरिस्टोटल के विचारों में पढ़ा था। एरिस्टोटल ने भी इंडक्टिव मेथड को अपनाया था। सेबाइन कहता है कि मिसलीडिंग टू से दैट फॉलोड हिस्टोरिकल, जो मैंने बात बताई कि वही है कि ये कहना गलत है कि उसने हिस्टोरिकल मेथड अपनाया है, बल्कि उसने अपने निष्कर्षों को पुष्ट करने के लिए, अपने निष्कर्षों को सही साबित करने के लिए हिस्टोरिकल इवेंट्स का सहारा लिया। क्योंकि हिस्ट्री में दोनों तरह की घटनाएं मिल जाती हैं, कुछ उसके विचारों के समर्थन की घटनाएं भी मिल जाएंगी, कुछ विचारों के विरोध की घटनाएं भी मिल जाएंगी, लेकिन उन घटनाओं को छांटेगा जो उसके विचारों के समर्थन करती हैं। तो ये कुछ मेथड्स के बारे में बताया जाता है मैकियावेली के। इन्फ्लुएंसेस, मैकियावेली पर क्या क्या पढ़ा ये हम शुरू में ही बता चुके हैं। एक तो इटली की कंडीशन ऐसी थी, डिवाइडेड इन स्मॉल स्टेट विच कंट्रोल्ड देमसेल्व्स, छोटे छोटे स्टेट थे आपस में लड़ते रहते थे। तो ऐसी स्थिति में मैकियावेली इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि इटली की इस व्यवस्था को दूर करने के लिए एक यूनाइटेड इटली की आवश्यकता, इटली के एकीकरण की आवश्यकता है, और वो कोई एक मजबूत शासक ही कर सकता है और लोगों के व्यवहार को नियंत्रित कर सकता है। तो इसलिए उसने मोनार्की का समर्थन किया और मोनार्क को भी पूरी छूट दी। उसने नैतिकता के बंधनों में बंधने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पहला काम है देश को एकता के सूत्र में बांधना, लोगों के व्यवहार को रेगुलेट करना। तो इसके लिए नैतिक नियमों से उसको बंधने की आवश्यकता नहीं है, उसने नैतिक नियमों से भी मुक्त कर दिया था। दूसरा हमने बताया था कि रिनेसा, जिसको पुनर्जागरण कहते हैं, जिसकी शुरुआत ही 14वीं शताब्दी में इटली में हुई थी,
शिक्षा के एक क्षेत्र में, कला के एक क्षेत्र में, साहित्य के एक क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में, व्यापार के एक क्षेत्र में पूर्ण जागरण हुआ था। नई नई खोजें होने लगी थी, व्यापार बढ़ने लगे थे, नए नए विचार, अरिस्टोटल के विचार, प्लेटो के विचार सामने आए थे आधुनिक युग में, और चर्च की सत्ता समाप्त हो रही थी और राज्य को माना जाने लगा भी राज्य को अपने वजूद बनाए रखने के लिए चर्च की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो अपने आप में ही आत्मनिर्भर है। तो राज्य का जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था वो रिनेसा के बाद ही शुरू हुआ था और फिर राष्ट्र राज्य बनने लगे थे। तो रिनेसा का प्रभाव इटली में बहुत ज़्यादा था। फ्लोरेंस में जहाँ का जन्म हुआ था मैकियावेली का, वहाँ भी इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा था। एमरजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मोनार्की, मैंने बताया कि राजनयिक के रूप में ये कई देशों में जाता था और वहाँ की व्यवस्था का अध्ययन करता था और देखता था कि यहाँ मजबूत शासन है वो किस वजह से, मोनार्की की वजह से। तो जब उसने स्ट्रॉन्ग मोनार्की बेटे इंग्लैंड में, फ्रांस में, स्पेन में देखी तो इस बात का पक्का यकीन होगा कि इटली को भी एक मजबूत राज्य बनना चाहिए, नहीं तो हमेशा फ्रांस ब्रिटेन से उसको हमेशा खतरा बना रहेगा। और उसको अपने आप को बचाने के लिए एक मोनार्क की उसने वकालत की, एक मोनार्की का उसने समर्थन किया था। एरिस्टोटल से जो प्रभावित हुआ, सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम एथिक्स, जो एथिक्स उन्होंने कहा कि नैतिकता अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़ है, तो इनमें जो सेपरेशन की बात की थी वो एरिस्टोटल से प्रभावित होकर की थी, क्योंकि उनके विचारों का हमने बताया था कि रिनेसा की वजह से उन विचारों के संपर्क में आए थे दोबारा से यूरोपवासी। मार्सिलियो से उसने सेकुलरिज्म या पॉलिटिकल यूटिलिटी ऑफ रिलीजन की बात अडॉप्ट की थी। सेकुलरिज्म यानी कि धर्म अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़ है, चर्च की सत्ता अलग है, राज्य की सत्ता अलग है और राज्य चर्च के अधीन नहीं है। यही विचार को सेकुलरिज्म के नाम से वेस्टर्न कंट्रीज में जाना जाता था उस समय पर। पॉलिटिकल यूटिलिटी ऑफ रिलीजन, उसने धर्म का विरोध नहीं किया, उसने चर्च का विरोध किया था लेकिन धर्म का विरोध नहीं किया, बल्कि धर्म को तो ये मानना था कि धर्म तो राज्य को मजबूत बनाने में उसका तो एक अच्छा प्रयोग किया जा सकता है, उसका यूज किया जा सकता है। तो ये प्रभाव थे मैकियावेली पर। ह्यूमन नेचर के संबंध में उसके विचार हैं। बाद में हॉब्स भी इनसे प्रभावित था और उसने भी ऐसी ही ह्यूमन नेचर का एक चित्र प्रस्तुत किया था कि मुझसे सेल्फिश है, विग्ड है, डिजेनरेट है, अनस्कल्पचर्स है, अपॉर्चुनिस्ट है, वो स्वार्थी है, अवसरवादी है, लालची है, उसकी लालच कभी पूरा नहीं होता, वो हमेशा प्राप्त करने की कोशिश, हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने की कोशिश करता रहता है। और मैकियावेली ने यह भी कहा कि ह्यूमन नेचर कभी बदलता भी नहीं। जो उसका जो लालची स्वभाव है मनुष्य का, हमेशा सारी चीज़ों को खुद करना, राज्य में उचित ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी उसको मिले, उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो, वो इन बातों का ये स्वभाव जो आदमी का, ये बिल्कुल चाहे कैसा भी राज्य हो, कैसे भी समय हो, हर समय ऐसा रहता है। तो एक तो ह्यूमन नेचर की ये चित्रण किया और फिर ये कहा कि कभी बदलता भी नहीं। और उसने ये कहा था कि आदमी अपनी प्रॉपर्टी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन किथ, उनके रिलेटिव से ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक स्टेटमेंट भी थी मैकियावेली की जो कहती थी कि मनुष्य अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन अपनी संपत्ति के नुकसान को नहीं भूल सकता। यानी कि फिर ये जब प्रिंस को सलाह देता है तो उसमें भी ये कहता है कि उसको जनता की जो नागरिक हैं उनकी महिलाओं को और उनकी संपत्ति को नहीं छेड़ना चाहिए, नहीं छीनना चाहिए, क्योंकि आदमी फिर इससे विद्रोह होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आदमी अपने पिता की मृत्यु को भूल जाता है लेकिन अपनी संपत्ति के नुकसान को नहीं भूलता। ये उसने अपनी उस नेचर का चित्रण किया है जो कहता कि मनुष्य कितना लालची है, कितना स्वार्थी है। तो ह्यूमन नेचर के बारे में ये विचार हैं जो मैकियावेली ने दिए थे और इन्हीं आधारों पर, ह्यूमन नेचर के इन्हीं आधारों पर उसने मोनार्की का समर्थन किया था। इन्हीं आधारों पर उसने प्रिंस को ऐसी ऐसी सजेशन दी थी जिनको हम बिल्कुल अनैतिक की श्रेणी में, अनैतिकता की श्रेणी में आज रखते हैं, क्योंकि उसका ये मानना था कि मनुष्य स्वार्थी, लालची, अवसरवादी है, इसलिए उसको रेगुलेट करने के लिए राजा को भी ऐसा ही बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर पाएगा।
उसने मोरालिटी और रिलीजन के बारे में कहा थे, तो हमने बता ही चुके हैं कि उसने एथिक्स को पॉलिटिक्स से अलग किया था। उसने 2 डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी दिए थे, वन फॉर रूलर एंड अदर फॉर सिटीजन। जो रिकमेंड और रूलर के लिए करता है, शासक के लिए जो नियम रिकमेंड करता है, जो सलाह देता, वो सलाह जनता को नहीं देता। वो कहता है कि राजा को तो अपनी सत्ता बनानी है, उसको तो राजकाज कायम रखना है, इसलिए उसको अनैतिक तरीके भी या झूठ बोलना भी या धोखा देना भी या विद्रोह को बिल्कुल विद आयरन हैंड उसको हैंडल करना, ये भी उसने सपोर्ट किया। लेकिन जनता को, आम नागरिक को ये नहीं कहता कि उन्हें धोखेबाज होना चाहिए, झूठ बोलनी चाहिए, बल्कि उनके लिए कहता है उनको नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए। तो इन्हीं आधारों पर कुछ विचारक ये निष्कर्ष भी निकालते हैं कि मूल रूप से मैकियावेली अनैतिक नहीं था या अनैतिकता का समर्थक नहीं था, बल्कि वो तो राज्य को एक मजबूत बनाना चाहता था, ताकि एक मजबूत राज्य ही लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना कर सकता है और उसी से लोगों की समस्याएं दूर हो सकती हैं, लोगों का भला हो सकता है। क्योंकि यदि इतना नैतिकता समर्थन करता तो फिर वो आम आदमी के लिए भी नैतिक नियमों की पाबंदी नहीं लगाता। लेकिन यहाँ पर उसने दोहरा मापदंड रखा है। हालांकि वो ये जो उसका समर्थन करता हो, ये भी कहता है कि उसको नैतिकता की जब आवश्यकता पड़ती है शासक को भी, जब नैतिक नियमों से काम नहीं चलता। ये नहीं कहता कि इसको हमेशा हिंसा का प्रयोग करना चाहिए या निर्दयता के साथ शासन करना चाहिए। बस वो तो जब कहता है कि जब निर्दयता की जब या दयालुता के आधार पर जब शासन नहीं चलता, तब उस स्थिति में वो निर्दयता के साथ या विद आयरन हैंड यानी कि शक्ति के साथ शासन करने की सलाह उसी स्थिति में वो देता है। तो ये कुछ मेन विचार थे मैकियावेली के, जिनके आधारों पर इसके हम आगे के 2-3 महत्वपूर्ण विचार पढ़ेंगे, जैसे इसके राज्य के बारे में क्या विचार हैं या इसने प्रिंस को क्या सजेशन दी हैं, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि मैकियावेली को आधुनिक विचारक क्यों कहा जाता है। तो इस पार्ट में हम इतना ही करते हैं। इसके बाद के जो हैं, इसके आगे के जो विचार हैं वो हम अगले पार्ट में इसकी देखेंगे। धन्यवाद।